मानना है, मेरे कई मित्र वहां पर हैं, बहुत चुनौतियां गुजरात में है, लेकिन समाव वहां पर ये सच्चाइयां बाहर नहीं आती है उनके प्रवक्ताओं से। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी कई फेलियर्स भी हुई है, अब इसमें क्या गलत कह दिया था उसने? ओके, यू मेड योर पॉइंट। जयंत घोषाल, वेरी क्विकली मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री को हम वो नहीं, वो थोड़े मजे हुए राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन आज उन्होंने एक अच्छे पॉलिटिशियन की तरह बड़ी राजनीति खेल दी? देखिए, उन्होंने कई चीजों को अपने से अलग कर दिया। नहीं, अब आप देखिए, मनमोहन सिंह जी कम से कम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपीए का क्या हालत है, कांग्रेस की क्या हालत है, ये अलग चर्चा है जी। लेकिन सिर्फ अगर रेस्ट्रिक्टेड टू प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह जी ये भी तो बताया, जब पूछा गया कि आप ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ समय बिताएंगे, तो वो इनकार किया। उन्होंने राजनीतिक संन्यास नहीं लेना चाहते हैं। कांग्रेस के जो गुड बाय का मतलब क्या है? इसका गुड बाय का मतलब क्या है? इस गुड बाय का मतलब है कि 17 जनवरी राहुल गांधी के जो अभिषेक मतलब करने के लिए जो प्रिपरेशन चल रहा है, उसके लिए सेफ पैसेज देने के लिए तैयार है, लेकिन आप मनमोहन सिंह के एक्सपेंस में राहुल गांधी नहीं मिलेगा। What was the message from the press conference? ऐसा है कि आम आदमी पार्टी का आपने कहा था, वो एक बड़ा भारी मैसेज है। उनसे पूछा गया प्रधानमंत्री जी से कि क्या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनका सीएजी का ऑडिट होना चाहिए? वेरी गुड जवाब नहीं दिया उन्होंने। और उन्होंने खुद को जितने भी वहां पे हुए थे, जो घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, उन्होंने कहा कि मैं तो इसके खिलाफ था ही, लेकिन मेरी सुनी नहीं गई। मतलब उसमें यह था। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जो अनाउंसमेंट होने, जो घोषणा की चीजों से अलग कर दिया कि मैं ऑक्शन चाहता था, नहीं हो पाई। उन्होंने 2G चाहता था, मैं ऑक्शन नहीं हुआ, मैं कोयले का चाहता था, वो नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो ये जरूरी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, क्योंकि राहुल गांधी को 17 तारीख को अनाउंसमेंट करनी है, उसके लिए जरूरी थी। मैं फाइनल कमेंट्स की तरफ मूव कर रहा हूं। मणिशंकर अय्यर, मैं मीनाक्षी लेके आपके पास आऊंगा, लेकिन मणिशंकर अय्यर, अ वेरी क्विक वन फ्रॉम यू एंड अ स्ट्रेट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ने आज 2 बार ही बोला कि मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूं जैसा मुझको दिखाया जाता है, लेकिन आप खुद एक इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि 2004 में यह घोषणा करी गई हो पीएम बनाने की, लेकिन वो गलत हुई घोषणा, और आप कई बार कांग्रेस को खुद कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कई बार राहुल गांधी की छाप कैबिनेट के जो फैसलों पे दिखती है, जो ऑर्डिनेंस फटवाया उन्होंने, क्या आपको लगता है वो प्रधानमंत्री को कमजोर करने के लिए काफी नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको जो गलती हुई थी उसको दुरुस्त करने का प्रयास उनका था, और वही हुआ पृथ्वीराज चौहान के सिलसिले में जी। और लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि बाकी लोग इस पैनल पर मुझे लगता नहीं, मैं जरा बता दूं आपको कि मैं नहीं जानता हूं कि 17 जनवरी क्या होने वाला है, और मैं कांग्रेस का हूं। बाकी जो लोगों ने कहा कि अभिषेक होने वाला है, वो मेरी पार्टी के नहीं है जी। लेकिन एक सवाल का सोनिया गांधी जी ने खुद बोले हैं ना कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट उपयुक्त समय में समय पर घोषणा करेंगे। लेकिन मणिशंकर अय्यर साहब, आप मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। सर, ऑल रिस्पेक्ट टू यू, अगर आप, जो राहुल गांधी ने बात बोली, अगर वो आप बोलते तब भी आपकी पार्टी ऐसा करती? आप तो राहुल गांधी से वरिष्ठ हैं। क्या पता, शायद मैं राहुल गांधी से उम्र में वरिष्ठ हूं, लेकिन मैं कहीं एक मंच पर खड़े हो जाऊं तो शायद 2 लोग मुझे सुनने को तैयार नहीं होते। मैं अपनी राजनैतिक बलहीनता को जानता हूं जी। और मैं ये भी मान लेता हूं कि मैं पैदा हुआ था 1941 में, और बेचारे राहुल तो 1971 में पैदा हुए थे, तो इस मामले में मैं उनसे वरिष्ठ हूं। लेकिन ये सोचना कि राजनैतिक तौर पर मेरा प्रभाव ज्यादा है, वो जो सोचता हो या कहता हो बिल्कुल मूर्ख है। मणिशंकर ने कैसे कह दिया? वो तो कह रहे हैं कि जिस परिवार में पैदा हो तो उसी का महत्व होता है। ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा ताज्जुब लगता है कि इतने मजे हुए खिलाड़ी 1941 में पैदा हुए, वो ये कह रहे हैं कि जो भी परिवार में, वो परिवार में पैदा हो गए, बेशक मुझे 30 साल बाद। चलिए, बड़ा फैशन हो गया। मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने कहा कि मैं मणिशंकर अय्यर मंच पर खड़े हो जाऊं तो 2 लोग, ये दो जो पैनल में हैं, इनको भी मैं प्रभावित नहीं कर पाता हूं। अच्छा। लेकिन जबकि राहुल मंच पर चढ़ते हैं तो लाखों लोग उनकी बात सुनते हैं, तो मैं क्यों कहूं? मेरे को फाइनल कमेंट लेना है, वो कहीं गर्भित हुए। मीनाक्षी ने की, क्योंकि फाइनल कमेंट आपसे लेना इसलिए जरूरी है इस पूरे विषय पर, क्योंकि आपके पीएम कैंडिडेट पे आज
सबसे बड़ा हमला हुआ है। और जो बात मणिशंकर अय्यर ने बोली और फिर शंकर शर्मा ने बोली, क्या आपको लगता है कि वाकई आपको रीथिंक करने की जरूरत है? नहीं, मैं आपको अब इसके पीछे एक तो जो मणिशंकर अय्यर जी ने बात नहीं कही वो मैं कह देती हूँ, और जो जिसका इशारा नलिनी जी ने किया वो ये कि मणिशंकर अय्यर जी एक अय्यर परिवार में पैदा हुए हैं और राहुल जी नेहरू गांधी परिवार में पैदा हुए हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। दूसरा मैं विषय ये बताना चाहती हूँ कि अगर आज जो बात इन्होंने कही प्रधानमंत्री जी ने कि डिजास्टर होंगे देश के लिए, तो उसके पीछे की राजनीति ये है कि डिजास्टर जो इन्होंने किए हैं अब तक के, उसको गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए एक शब्द को छोड़ दिया ताकि बहस का विषय वो डिजास्टर रह जाए, लेकिन इनके जो 10 साल के डिजास्टर हैं वो छुप जाए। और वही हुआ कि आप इकोनॉमिक, जैसे शंकर जी जैसे बैठे हैं, जो आपके दूसरे पैनलिस्ट हैं, जो लगातार तगमे पे तगमा देने को तैयार बैठे हैं, वो बताना भूल जाते हैं कि अगर ये बात आज इकोनॉमी के ऊपर होती तो हम इनसे पूछते इन्फ्लेशन के बारे में। आज ये बात अगर इनकी गुड बाय स्पीच के रूप में होती तो हम इनसे जानकारी प्राप्त करना चाहते कि कितने रोजगार आपने पैदा किए। अगर ये बात होती तो हम पता करना चाहते कि रुपए की कीमत। शंकर शर्मा ने तो बोला कि आपके पीएम कैंडिडेट कुछ खास तबके के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, कुछ खास कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वो भी आरोप लगाया। अब मेरे देखिए शंकर शर्मा जी अगर ये बात कहते हैं तो मैं आंकड़ों के साथ इनके पास बैठती और इनसे कहती कि कौन से तबके की बात कर रहे हैं जनाब आप। ये देश का, हिंदुस्तान का तबका है, ना कि हिंदू और मुसलमान का तबका है जिसमें आपने देश को बांटा। इसमें अगर आप तबकों की बात करेंगे तो देखेंगे कि गुजरात के अंदर चाहे वो मुसलमान वर्ग का कैंडिडेट चुना हो, उसने भी तरक्की की है और बेहतरीन तरक्की की है, औद्योगिकरण भी हुआ है और साथ ही कृषि भी में भी उपलब्धियां बढ़ी हैं। तो किस तबके की बात कर रहे हैं आप? तबकों से हटकर अगर हिंदुस्तानियों की नजर से देखना शुरू करें तो शायद आपकी राजनीति बदल जाती। और आज जिस तरीके से एक मजबूर प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे, ऐसे भाषण की नौबत नहीं आती। मजबूर प्रधानमंत्री भाषण देते हो, मजबूर खड़ा कर दिया। जी, फाइनल वर्ड शंकर शर्मा, 20 सेकंड्स प्लीज। देश को मजबूर कर दिया, ये सबसे बड़ी मुश्किल। देखिए साहब, मेरा ये मानना है कि अगर हम इकोनॉमिक डिबेट करेंगे तो कांग्रेस और एनडीए की सरकार में इट्स अ नो कॉन्टेस्ट, इट्स अ लिटरली नो कॉन्टेस्ट। 2-3 पॉइंट बेशक एनडीए के फेवर में जाएंगे, लेकिन वो बहुत माइनर पॉइंट्स हैं। 7 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स विल गो इन फेवर ऑफ कांग्रेस। 2-3 उनकी भी खामियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी उनकी एक शॉर्टकमिंग रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में जो उपलब्धियां की हैं वो देश में, वर्ल्ड में किसी कंट्री ने नहीं करके दिया, हिंदुस्तान जैसे पुअर कंट्री और पुअर सिचुएशन की। जी शंकर, इसमें जो आंकड़े हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं। ओके शंकर, प्रधानमंत्री ने खुद भी आज माना कि उनसे इकोनॉमी पर कुछ मिस्टेक्स हो गई, इन्फ्लेशन पे वो बढ़िया से काम नहीं कर पाए। फाइनल वर्ड, डू यू थिंक, बिल्कुल हम टाइम एक्सीड करें। शंकर शर्मा जी ने भाषण नहीं लिखा होगा। जी, मैं जयंत घोषाल बिल्कुल फाइनल वर्ड आपका ले रहा हूं, और नलिनी सिंह आपको फाइनल वर्ड ले रहा हूं। डू यू थिंक जो मोदी के ऊपर बार बार आरोप लगते हैं कि वो एक तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मणिशंकर अय्यर ने बोली, जो शंकर शर्मा ने बात बोली। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यहाँ बहुत कम समय है आपका। मणिशंकर अय्यर साहब को सब लोग जानते हैं कि हम कहते हैं कि फंडामेंटली सेकुलर है। मणिशंकर अय्यर साहब बहुत ऑनेस्ट पॉलिटिशियन माना जाता है, लेकिन जो सांप्रदायिकता का जो इशू है, जब नरेंद्र मोदी खुद जीडीपी का बात कर रहे हैं, ग्रोथ के बात कर रहे हैं, उस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से क्या ध्रुवीकरण और नहीं बढ़ेगा? क्या चुनाव के पहले ये ध्रुवीकरण भी वोट बैंक पॉलिटिक्स टू अपीज द मुस्लिम वोट बैंक, ये भी तो कांग्रेस का भी ध्रुवीकरण राजनीति है। मेरा कहना है कि दोनों तरफ से ये ध्रुवीकरण की राजनीति तो बंद होना चाहिए। क्या मैं बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं, 4 राज्यों में बीजेपी की धमाकेदार जीत होती है, लेकिन उसके बावजूद मोदी को क्रेडिट देने में पार्टी भी कोताही बरत लेती है। क्या आपको लगता है जो आरोप मोदी पर लगते रहे हैं, डू यू थिंक इट इज टाइम टू आंसर? देखिए, मोदी के लिए भाजपा के अंदर भी अंतःकलह है, अभी तक भी वहां पे खींचतान है। लेकिन जो माइनॉरिटी वोट की जो बात कर रहे हैं जयंत, उसमें यह है कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो ले रही है माइनॉरिटी वोट, और ये कांग्रेस भी खड़ी रह जाएगी, देखती रह जाएगी, समाजवादी पार्टी भी, बसपा भी। या आम आदमी पार्टी की तरफ अगर झुकाव हो गया तो क्या होगा? ये छोड़ देनी चाहिए ना ये नीचे माइनॉरिटी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ, अंतिम मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी गवर्नेंस
और पॉलिसी यानी नीतियों में और जिस तरह के वो टेक ओवर कर चुके हैं। जब साथ चीफ मिनिस्टर उनके साथ बैठते हैं, वो कहते हैं कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस के बारे में अब यू करें, पीडीएस के जितनी दुकानें राशन की वो ये करेंगे, ये एग्रीकल्चर। कांग्रेस इज लुकिंग मोर फोकस्ड आफ्टर लूजिंग 4 स्टेट्स। कांग्रेस इज लुकिंग मोर फोकस ये भी है तो इसका, लेकिन राहुल गांधी ये बातें करें, बीजेपी भी अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही है। तो 2014 की जो लड़ाई होगी, जो वॉर होगी, उसमें केजरी का बहुत बड़ा रोल होगा। मोदी पर केजरीवाल अगर हो रहा है तो उसमें कांग्रेस जो है वो भी अपनी तैयारी के साथ खूब उतरेगी। मीनाक्षी लेखी, प्लेजर हैविंग यू। मणिशंकर अय्यर साहब, थैंक यू सो मच। नलिनी सिंह, थैंक यू सो मच। शंकर शर्मा, प्लेजर हैविंग यू एज वेल। जयंत घोषाल, थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। कुल मिलाकर पीएम ने गुड बाय तो कहा, अंदाज पुराना था लेकिन बात वो आज नहीं कर गए। मोदी पर सबसे तीखा हमला बोल दिया जिससे हमने शुरुआत की थी, और केजरी पर कोई वार नहीं करा। राजनीति समझिए जनाब, और अगर आप ना समझे तो अनाड़ी हैं। नमस्कार। तुम मेरी दुनिया सजाती हो, कभी नखरे उठाती हो, घर को घर बनाती हो, घर को हम सिर्फ घर बनाते हैं, आप उसमें खुशियां बसाते हैं। सुपरटेक। अब दिन के उजाले रातों में भी नजर आएंगे। आ गए लाइटिंग की दुनिया में नई धूम मचाने सिस्का एलईडी लाइट्स, पूरे 70% पावर सेविंग लेकर। सिस्का एलईडी लाइट्स इन एसोसिएशन विद धूम 3। सिस्का एलईडी लाइट्स, लाइट ईयर्स अहेड। हम हैं देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। हेलो, मैं लद्दाख के लामायर गांव से बोल रही हूँ। वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है ना, उसके आगे एक रास्ता जाता है जहाँ 5 कच्चे मकान है, उनमें से आखिर घर हमारा है। क्या आप वहाँ टाटा स्काई लगा सकते हैं? मैडम, आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। अब इंडिया के किसी भी कोने से फोन घुमाओ, टाटा स्काई लगाओ। टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। चिकनकारी की कद्र आज देश के कोने कोने में हो रही है, और ये मुमकिन ना था अगर इंडिया के डोमेन.इन पर हमारा वेबसाइट ना होता। तभी तो एक अवार्ड फंक्शन में एक मशहूर एक्ट्रेस ने हमारी ड्रेस बड़े ही फक्र के साथ पहनी थी। .in डोमेन अपनाइए और लाखों कामयाब बिजनेसमैन के साथ शामिल हो जाइए। हेलो जी, मैं मूर्ति। इस बार बॉस दिल्ली भगाया, बट मेरा वाइफ नहीं आया। नॉट माई फॉल्ट। विंटर नॉट हर कप ऑफ टी, यू सी। बोला कॉल मी लेटर, फर्स्ट गेट हीटर। सो आई सेड, मीनाक्षी, फॉर यू आई मेक दिल्ली विंटर इनटू मदुरई वेदर। मेरा वोल्टास ऑल वेदर एसी ये ठंडी में गर्म रखता, पावर, मनी और मॉइस्चर बचाता। फाइनली वाइफ कमिंग टू दिल्ली एंड मूर्ति रबिंग बेली। फास्ट मनी, फास्ट मुनाफा, फटाफट मुनाफा कमाने का तरीका। रोज सुबह ट्रेडिंग एक्सप्रेस में फायदे की 20 सौगात, मनी एक्सप्रेस में मोटे मुनाफे की बात। और हाँ, आपके पास है मौका टीवी पर आने का। बस SMS करें, अपना ट्रेड बताएं और ट्रेड गुरु बन जाए। फास्ट मनी, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:30 बजे। नमस्कार, हॉटस्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। इस हफ्ते का जब आगाज हुआ था तो बाजार बेहद ही सुस्त था, बेहद ही ठंडा था, अलसाया हुआ था, सोया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की सर्दी में वो किसी रजाई में दुबक करके नींद मार रहा है। लेकिन हफ्ता बीतते बीतते बाजार ने अंगड़ाई ली है, करवट ली है, और ये करवट नीचे की तरफ है। सिर्फ एक दिन के अंदर अगर आप गुरुवार की बात करें तो पिछले 7 सत्रों में निफ्टी ने जो दायरा बनाया था, उस पूरे दायरे को निफ्टी ने गुरुवार को एक झटके में तोड़ा। और फिर सिर्फ एक दिन की ये चोट नहीं थी, शुक्रवार को उसका फॉलोअप भी रहा। शुक्रवार के कारोबार में बाजार ने एक बार फिर से नीचे का रुझान पकड़ा,
लेकिन अंत में वापस अगर आप शुक्रवार की चाल देखें तो शुरुआत में जितना नुकसान दिख रहा था उस नुकसान की काफ़ी हद तक भरपाई भी निफ्टी ने कर ली, सेंसेक्स ने कर ली। तो नुकसान जो है शुक्रवार का, अगर सिर्फ शुक्रवार का देखें तो काफ़ी हद तक कम हो गया। अब ये बात जो है वो बाजार की जरा सा आपको भ्रम में डालती है। क्या बाजार ने नीचे की चाल पकड़ ली है या फिर एक सपोर्ट लेवल के पास जा करके वो यहाँ से अब वापस ऊपर की ओर रुझान पकड़ सकता है? ये एक दिलचस्प पहेली है, इसकी हम बात करेंगे। और पहले ये देख लेते हैं कि कुछ खास जानकारों की राय बाजार की आगे की चाल के बारे में किस तरह की बन रही है। यहाँ पहली राय हमारे पास है जगदीश ठक्कर की, फॉर्चून फिस्कल के। और जगदीश ये मान रहे हैं कि अब अगले दिन का जो कारोबार होगा उसमें दिशा ऊपर की हो सकती है। दायरा जो उन्होंने दिया है वो है 6200 से लेकर के 6300 तक का। अगर हम 2 हफ्ते की बात करें तो वहाँ भी उनका यही नज़रिया है कि दिशा ऊपर की हो सकती है। गुरुवार शुक्रवार 2 दिनों की गिरावट के बाद जगदीश कह रहे हैं कि अगले दिन मजबूती है, अगले 2 हफ्ते भी मजबूती है। IT, फार्मा, इंफ्रा बेहतर लग रहे हैं अगले दिन के लिए। और अगर कमज़ोरी की बात करें तो तेल, गैस, कैपिटल गुड्स, यहाँ पे कमज़ोरी अगले दिन सोमवार को नज़र आ सकती है। ये नज़रिया बन रहा है। अब अगली राय हम देखते हैं अमित गोयल की, निदेशक पेस के। अमित का ये मानना है कि बाजार एक दायरे के बीच में रहेगा, जो दायरा उन्होंने दिया है 6170 से 6270 तक का। और यहाँ उनका नज़रिया ये है कि 2 हफ्ते के कारोबार में अगर हम बात करें निफ्टी 6100 से लेकर के 6350 तक चल सकता है, इस दायरे के बीच में घूम सकता है। कोई स्पष्ट दिशा इन 2 हफ्तों में नज़र नहीं आ रही है। बैंकिंग अगले दिन के लिए बेहतर मजबूत क्षेत्र, जबकि IT शेयरों में कमजोरी की संभावना लग रही है। अगला नज़रिया कुणाल सरावगी का, इक्विटी रश के। कुणाल ये मान रहे हैं कि अगले दिन बाजार एक दायरे के बीच में रहेगा, यानी चाल को लेकर के, दिशा को लेकर के बहुत स्पष्ट नहीं है। 6150 नीचे की ओर, 6250 ऊपर की ओर, ये दायरा रहेगा अगले दिन निफ्टी का। और अगर हम देखें कि अगले 2 हफ्ते में क्या रुझान रहेगा तो वहाँ भी दिशा को लेकर के अभी बहुत स्पष्ट तस्वीर नहीं है। 2 हफ्ते के लिए जो उन्होंने दायरा दिया है नीचे 6100 तक का और ऊपर की ओर 6350 तक का। अगले दिन के लिए चुने हुए क्षेत्रों की बात करें तो IT और फार्मा में उन्हें बेहतर स्थिति नज़र आ रही है, मजबूत लग रहे हैं ये क्षेत्र। और मेटल, ऑटो में कमज़ोरी दिख रही है। अब आपको मिलवाते हैं अपने आज के मेहमान से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप सुरेका और उनसे बात शुरू करें। इससे पहले जरा उनका नज़रिया देख लेते हैं। उनका ये मानना है कि अगले दिन बाजार में उतार चढ़ाव, और उन्होंने अगले 2 हफ्ते की जो बात कही है उसमें भी उतार चढ़ाव का ही रुझान दिया है। 6100 से लेकर के 6350 तक का उन्होंने दायरा अगले दिन का माना है। और जहाँ तक क्षेत्रों की बात है, बैंकिंग और फार्मा में तेज़ी की उम्मीद, लेकिन कमज़ोरी वाला कोई खास क्षेत्र नज़र नहीं आ रहा है। प्रदीप हमारे साथ हैं इस वक्त कोलकाता से, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। प्रदीप जी, जो शुरुआत में मैंने बात कही कि हफ्ते के जो अंतिम 2 दिन हैं उनमें बाजार ने नीचे की चाल पकड़ने का एक साफ संकेत दे दिया, लेकिन शुक्रवार के आखिरी 2 घंटे में उसने कहा कि नहीं, अब हो सकता है मैं पलट भी रहा हूँ, वापस ऊपर की दिशा भी पकड़ सकता हूँ। और वो इसलिए कि मैंने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू लिया है, मेरा एक काम पूरा हो गया है, अब मैं वापस ऊपर जा सकता हूँ। नहीं, ये दोनों ही बातों में थोड़ा सा विरोधाभास हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपसे सहमत नहीं हो पाऊंगा। जैसे आपने कहा कि बाजार ने कल एक साफ संकेत दे दिया कि मैं नीचे जा रहा हूं, ऐसा साफ संकेत कल नहीं था। इस संकेत को थोड़ा ऐसे कह सकते हैं, बाजार ने ये एक संकेत जरूर 7 दिन के कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये एक संकेत दिया कि मैं 6350 के ऊपर टिकने के लिए अभी तैयार नहीं हूं, इतनी क्षमता मेरे पास नहीं है। उसके बाद आज जो नीचे की बात आप जो कर रहे हैं वो बात आपकी कुछ हद तक इसलिए मैं सहमत हो जाऊंगा कि बाजार आप देखेंगे तो पिछले कई दिनों से इस 50 डे मूविंग एवरेज को बहुत रेस्पेक्ट दे रहा है और इसके पास आने के बाद वापस बाउंस कर रहा है। तो एक तो आज बाउंस करने का कारण वो हो सकता है कि बाजार ने इस एवरेज को रेस्पेक्ट दिया है। अब ये रेस्पेक्ट कितना दिन बाजार रह सकता है या कितना दिन रख सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा कि हम 6350 के ऊपर बाजार में नई ताकत या नया जोश आ पाता है, या ये कमजोरी वापस 2 बार 3 बार जब आप किसी चीज को जमीन पर पटक रहे हो तो शायद वो टूट भी सकती है। तो 50 दिन को आप कितना दिन रेस्पेक्ट दोगे? तो ये साफ संकेत मिलने के लिए आपको ये दोनों दिशाओं का इंतजार करना पड़ेगा। और इसके बाद भी मैं एक उम्मीद और थोड़ी सी बचा के रखा हूं,
वो ये है कि आप देखिए 5100 की रैली के बाद हमने 5700 का बॉटम बनाया, 5970 का बॉटम बनाया, 6130 का बॉटम बनाया। तो टेक्निकली अभी तक हम हायर बॉटम पे हैं। अगर बाजार किसी कारण से 50 दिन को 1 या 2 दिन के लिए वायलेट करता है लेकिन 6130 को होल्ड करता है, तब तक भी ये कमजोरी कंफर्म नहीं होगी। साफ संकेत 6130 के नीचे जरूर मिलेगा। जी प्रदीप जी, 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो एक अच्छा सपोर्ट जरूर है, लेकिन आप देखिए सितंबर में 2 दिन इसके नीचे रहा, फिर आप देखें नवंबर में 2 बार इसने 50 डे मूविंग एवरेज को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वायलेट किया, उसके नीचे गया और फिर पलट गया। और ये जो मौके थे इनमें थोड़े बहुत अंतर से नहीं बल्कि 40-50 अंक के अंतर से इसने 50 डे मूविंग एवरेज को काटा और फिर वापस इसके ऊपर आकर के संभल गया। तो कई बार ये थोड़ा सा एक छकाता है कि ठीक है, लोग समझें कि अब 50 डे मूविंग एवरेज टूट गया है तो अब गिरावट आएगी और फिर ये बाजार ऊपर चला जाता है। एक बार फिर से कहीं वैसा खतरा तो नहीं होगा? तो क्या इस लिहाज से 6130 जो इससे पिछले हफ्ते का बॉटम था उसको, जैसा आपने खुद कहा कि अभी तक हायर बॉटम बनता रहा है, 6130 के नीचे जाने पे ये हायर बॉटम वाला सिलसिला जो है वो टूट जाएगा और वो ज्यादा खतरनाक होगा? जरूर, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर बाजार किसी कारण से 50 डे को रेस्पेक्ट नहीं दिया, जैसा आपने कहा 2 बार इसके नीचे 2 लगातार दिन क्लोज हुआ लेकिन वापस इसके ऊपर आ गया, तो मैं यही एक संभावना अभी तक भी रख रखा हूं कि शायद इस बार भी बाजार, आपकी भाषा में ये छकाना शब्द जो है, शायद बाजार छका दे, हम 50 डे को तोड़ दे। लेकिन जब तक टेक्निकली पैरामीटर एक और हमारे पास है 6130 का, अगर इस हायर बॉटम के सिलसिले को हम तोड़ देते हैं तब शायद एक संकेत हमको साफ साफ मिल सकता है कि ये डाउन ट्रेंड अब शायद और गहरा हो सकता है। जी, तो कुल मिला के मुद्दा ये कि एक तरफ 6350 पार करने के लिए, उसके ऊपर टिकने के लिए निफ्टी अभी तैयार नहीं, ये कह रहे हैं प्रदीप सुरेगा। दूसरे ये कि अभी नजर रखें खासतौर पे 6130 पे, उसके नीचे जाने पे डर बढ़ेगा, अंदेशे बढ़ेंगे, वहां खास ध्यान रखना जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी चुनिंदा शेयरों की। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? क्योंकि ये कौन बोला? जो भैया ये रिटायरमेंट का होते हो? ये बुड़बक, रिटायरमेंट का मतलब होता है कान से चिट्ठी और आमदनी से नहीं, समझो? बूंद बूंद कर भर लो सागर, 100 रुपए में ही हो शुरुआत। स्वावलंबन में हर महीने 100 रुपए जमा करो और 60 की उम्र के बाद करो ठाठ। 100 रुपए हर महीने जमा करने पर भारत सरकार की तरफ से हर साल 1000 रुपए का योगदान पाओ। फोन घुमाओ। स्वावलंबन 1800-110708। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ETFs, फिक्स्ड डिपॉजिट या टैक्स प्लानिंग, अगर ये सब आपके लिए किसी पहेली से कम नहीं, तो हम करेंगे आपकी मुश्किल आसान, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सवालों के जवाब। महिलाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग पर जी बिजनेस की खास पेशकश। मनी मैटर्स फॉर वुमेन, मंगलवार और गुरुवार शाम 6:30 बजे। Buy and sell in a single transaction. Introducing risk-free arbitrage with cash future spread. BSE. Experience the new. ओपनिंग बेल के बाद 30 मिनट एक्शन। क्या है शेयर बाजार का हाल? कैसी है कमोडिटी मार्केट की चाल? देश दुनिया की खबरों का असर और उनसे बनते बिगड़ते संकेतों पर नजर। मार्केट्स एट 10 सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे। प्रायोजक भारतीय एक्सा सुरक्षा का नया नजरिया।
हॉट स्टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब ये नज़र डालते हैं कि बाजार में शुक्रवार को कहाँ खास चाल रही, किन शेयरों में ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा। अगर कमज़ोरी वाले शेयरों की हम बात करें, पहले यहाँ बढ़ने वाले शेयर पहले आपके सामने, यहाँ पे जो बढ़त रही वो दवा शेयरों में, आईटी शेयरों में और कुछ हद तक ऑटो में ये चाल दिखी है। डीएलएफ और पीएनबी, एचडीएफसी बैंक जैसे भी नाम थोड़ी हरियाली में रहे, लेकिन दूसरी तरफ गिरावट कहाँ रही अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कमज़ोरी दिखी टाटा पावर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, बीएचईएल जैसे नामों में। बीएचईएल में एक बार फिर से मुनाफा वसूली पिछले दिन भी हमने देखा था, इसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहा था। एल&टी कैपिटल गुड्स का एक और प्रमुख नाम, इसमें भी मुनाफा वसूली का दबाव बरकरार रहा। 2% से ज़्यादा का नुकसान एल&टी में भी, तेल गैस क्षेत्र में ओएनजीसी ने भी नुकसान झेला है। अब प्रदीप, अगले दिन के लिए आप ये जो कह रहे हैं कि ठीक है दवा क्षेत्र में मजबूती रहेगी, बैंकिंग में मजबूती रहेगी, लेकिन कमज़ोरी वाला कोई खास क्षेत्र अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर इस बात को हम देखें कि चलिए ठीक है, जब आप इंडेक्स को देख रहे हैं तो अभी स्थिति उतनी साफ नहीं है, 6130 टूटने का इंतजार करना पड़ेगा आगे मंदी का नज़रिया बनाने के लिए। लेकिन अगर आप सेक्टरल नज़रिया आपका देखें तो ऐसा लगता है कि आप संभलने की बाजार की उम्मीद कर रहे हैं। जरूर, ये तो उम्मीद तो आपको करनी पड़ेगी ना। आप बाजार को प्रीएम्प्ट आप नहीं कर सकते, आप एक संभावना तलाश सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो वो संभावना जब कंफर्म हो जाएगी, न्यूज कंफर्म होने दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बाजार 7000 हो जाएगा, न मैंने आज तक किसी चैनल पे या मेरे किसी क्लाइंट को या मेरे साइट पे मैंने कहा है, न मैं ये कह रहा हूं बाजार 5500 हो जाएगा। बाजार 6130 टूटेगा, उसके बाद कहाँ जाके संभलेगा। और अभी मैंने जैसे आपको लास्ट वीक में भी कहा था कि अभी तो बाजार में एक नया फैक्टर और हावी हो गया, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। रोज ये बयानों के साथ साथ भी बाजार के अंदर कई सी उठापटक हो रही है, तो हमको इन सब बातों का मिश्रण करना पड़ेगा। 6130 टूटेगा, फिर हमारे पास में नीचे 200 पॉइंट का या 150 पॉइंट की जगह ओपन होती है, हम वहां जाके देखेंगे। आज जैसे इस कमजोरी में आप बात कर रहे हो, ये कमजोरी शायद हो सकती है बैंकिंग और फार्मा में आपने कहा, लार्सन में जो बैंकिंग और फार्मा आपने कहा, तो वहां किन शेयरों पे नजर है आपकी? बैंकिंग में सारे पीएसयू बैंक आप देखिए, जिस तरीके का बिल्डअप परसों हुआ था, कल पिटाई हुई और आज वापस नीचे से उनमें वापस खरीदारी दिखलाई दी है। लेकिन इसके साथ साथ आप खुद भूल रहे हैं, मैं कमजोरी कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आज देखिए जिस तरीके से लार्सन की पिटाई हो गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ गया। अभी तक तो केवल भेल ही ऊपर जा रहा था और उसको लोग पिट रहे थे, लेकिन आज इसके दिग्गज की आज और कल में अच्छी पिटाई हुई है और आज बाजार के साथ ये संभल नहीं सका है। कहीं मेरे को डर लग रहा है कि इस बार अगर ये 1000 तोड़ देता है और ये सेलो थोड़ा इसमें डीप नहीं हो जाए तो फिर शायद बाजार के लिए 6130 संभालना भी मुश्किल हो सकता है। जी अच्छा, जो कैपिटल गुड्स में फिर आपको लगता है कि बीएचईएल में अभी थोड़ा और मुनाफा वसूली हो जाएगी? जरूर, बीएचईएल में तो लोग इस तरीके से फंसे हुए हैं, 250 रुपए से लोग फंसे हुए हैं। आप देखिए एक के बाद एक लेवल, पहले 145, 150 भयंकर सप्लाई थी, किसी तरीके से उसके ऊपर निकला, उसको संभाल रहा है। अब इसमें 170 से 185 के बीच में बहुत अच्छी सप्लाई। अभी भी आप पिछला चार्ट देखोगे तो लगेगा वहां पे लोग काफी ट्रैप है। तो जब तक ये सप्लाई ऑब्जर्व नहीं होती है और दोबारा से अगर जोर से गिरता शुरू होता है, तो जिन लोगों ने अभी नीचे के लेवल में भी अगर भेल को लिया है 58, 60, 65, 70 के आसपास भी, तो वो भी तो घबरा के बेचने के लिए आ जाएंगे। और इसके साथ मेरे को ज्यादा चिंता थोड़ी सी लार्सन की तरफ हो रही है। आज का क्रैकडाउन थोड़ा सा लार्सन को लग रहा है कि और नीचे की तरफ ले जा सकता है। आईटी में और फार्मा में जो बढ़त रही, इसको आप डिफेंसिव स्ट्रेटजी के साथ जोड़ करके देखेंगे, लोग रक्षात्मक हो रहे हैं या फिर इनमें कुछ अलग फैक्टर्स काम कर रहे हैं? नहीं, रक्षात्मक ही हो रहे हैं, ये कोई और बहुत ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। एक्सेप्ट आप टाटा कंसल्टेंसी की बात कर दीजिए, टीसीएस जरूर एक मजबूती के साथ ऊपर की तरफ उभर रहा है, लेकिन बार बार इन्फोसिस देखिए 3500 के आसपास इन्फोसिस रुक रहा है। और आप फार्मा सेक्टर में भी बात करोगे तो दिग्गजों में आप चाहे सन फार्मा की बात कर लो, ये काफी रुका हुआ है। आप इसके बाद में डॉक्टर रेड्डी की बात कर लो, ये भी एक जगह पे रुक गए हैं। मिड कैप फार्मा जरूर, अरविंदो फार्मा जैसे बायोकॉन, ये नए उभर के आ रहे हैं, इनमें थोड़ी तेजी हमको देखने के लिए मिल सकती है। तेल गैस क्षेत्र में दो अहम खबरें हैं। एक खबर यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़े हैं, दूसरी खबर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज KG-D6 में अपना उत्पादन धीरे धीरे बढ़ा सकती है। ऐसी खबर आ रही है कि एक यूनिट प्रतिदिन कुछ इसमें उत्पादन बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। इन खबरों का क्या असर देख रहे हैं?
देखिए रिलायंस के लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये बाजार के अंदर में अगर आप